Hello, my dear students of class 11. A very warm welcome to all of you present over here, and welcome to your channel, that is Ujjwal's Biology Classes. Sir, I think you have been going through all the slides which I have shared to you, and in that we have completed the part 2 of the chapter, that is the living world, the first chapter of our class 11th biology curriculum. See, according to the NEET level, if I ask you, this chapter becomes very important. Previously, when there was state PMT, there was no NEET. When there was state PMT conducted, then this chapter was not of so importance. Okay? But actually NEET considers or rather prefers the curriculum which is based on the NCERT class 11th and class 12th books. ठीक है, तो इसके कारण हमें बहुत ज्यादा चूजी नहीं हो सकते हम लोग कि हाँ इसको पढ़ेंगे सर, इस चीज को हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि नीट यही बोलता है कि आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आना चाहिए अगर यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बायोलॉजी पोर्शन. ठीक है, जो सबसे ज्यादा आता है अराउंड 90 क्वेश्चंस आपका आएगा फ्रॉम द बायोलॉजी. ठीक है, तो इसीलिए हमें जो भी स्टडी करना है सर, हमें पॉइंट वाइज स्टडी करना है. कोई चीज को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ईच एंड एवरीथिंग को हम लोग स्टडी करेंगे. तो साथ साथ क्या होगा, आप भी अपने एक डायरी या एक कॉपी बना लीजिए. जो मैं आपको पॉइंट्स इन वीडियोस में बताते जाऊंगा कि यस दिस इज वेरी स्पेशल, ये कभी आया था, तो आप भी उस हिसाब से नोट डाउन करते चलिएगा सर. क्लियर है? ठीक, चलिए. पहले क्लासेस में या पहले तो वीडियो लेक्चर्स में आपको मैंने काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताए थे. ठीक है, यहां पर हम लोग अपना आज का जो चैप्टर है या आपका लेसन है, वीडियो है, वो मैं आज शुरू करने जा रहा हूं विथ स्टडिंग द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सर्टेन साइंटिस्ट, और उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं. जैसे स्टार्टिंग विथ इफ आई टेल हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी एरिस्टोटल. अगर आपको आंसर पता है सर तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो मगब. नेक्स्ट, बायो को एज यू नो दैट वी कैन डिवाइड द स्ट्रीम ऑफ बायोलॉजी इनटू द स्टडी ऑफ प्लांट्स, दैट इज बॉटनी, एंड द स्टडी ऑफ एनिमल्स, दैट इज जूलॉजी. तो वहां पर हमें फर्स्ट फादर ऑफ, अगर मैं जूलॉजी बोलूं, देन द क्रेडिट अगेन गोज टू नन अदर देन बट एरिस्टोटल. क्लियर? बट यहां पर अगर मैं बोलूं फादर ऑफ बॉटनी, तो बॉटनी में एक नए साइंटिस्ट या नए आपका नेचुरलिस्ट आ जाएंगे जिनका नाम है थियोफ्रास्टस. So who is known as the father of botany? The credit will be going to Theophrastus. Now, इसके अंदर सर जब हम लोग स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स करेंगे, आप देखिएगा मैं पिछले स्लाइड में भी या पिछले वीडियो में भी शेयर किया था, जैसे टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स. आज हम लोग वो भी एक बार देख लेंगे कि क्या होता है एक्चुअल, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स. ठीक है, तो वही टैक्सोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो आ जाएगा सबसे पहले द फादर ऑफ taxonomy, and as you know who is known as the father of taxonomy, ये आप क्लास 9th में भी पढ़े थे जब आप 5 kingdom system of classification कर रहे थे इन द चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो इट इज नन अदर देन कार्लोस लिनेयस. ठीक है, कौन है? कार्लोस लिनेयस. क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट, अगर आपको काफी बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है फादर ऑफ सिस्टेमिक बॉटनी. क्लियर है? दोनों में आप डिफरेंस रखिए. ये है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ सिस्टेमिक बॉटनी. अगर पूछा जाएगा तो आप यहां पे थियोफ्रास्टस लिखोगे तो गलत हो जाएगा सर. सिस्टेमिक बॉटनी का जो फादर है वो द सेम पर्सन, दैट इज द क्रेडिट गोज टू नन अदर देन कार्लोस लिनियस. क्लियर है? नीट के लेवल पे अगर मैं बात करूं तो इस साइंटिस्ट के ऊपर काफी सारे आपके इन्वेंशन और काफी सारे आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस रह जाते हैं. जैसे कि
मैंने आप लोगों को बोला था कि दिस कार्लोस लिनियस दो किताब लिखे थे, एक उन्होंने प्लांट्स के ऊपर किताब लिखे थे और दूसरा एनिमल्स के ऊपर लिखे थे। क्लियर? प्लांट्स के ऊपर जो किताब थे उनका नाम है स्पीशीज प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम। क्लियर? और एनिमल्स के ऊपर जो लिखे थे दैट वाज सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है? क्लियर है? ये कोई साइंटिफिक नेम नहीं है सर, दिस इज द नेम ऑफ द बुक्स विच वाज रिटन बाय कार्लोस लिनियस। क्लियर है? प्लांट्स के ऊपर जो लिखे थे दैट वाज स्पीशीज प्लांटेरम और जो एनिमल्स के ऊपर लिखे थे दैट वाज सिस्टेमा नेचुरे। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर? नेक्स्ट हम लोग और एक चीज, कार्लोस लिनियस वाज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब सर ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर क्या होता है सर? नामकरण करना। और बाइनोमियल मतलब मैथ्स में काफी बार सुने हो पॉलिनोमियल। ठीक? तो बाइनोमियल मतलब है, बाई का मतलब होता है दो। तो द साइंटिफिक नेम विच कंटेन्स टू वर्ड्स। ठीक? वो क्या वर्ड्स है? एक जीनस नेम होता है, एक स्पेसिफिक नाम होता है, वो अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या रूल्स है क्या नहीं है। तो इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कौन लाया था? कार्लोस लिनियस ने। और इसके बारे में वो कौन से किताब में जिक्र किया था सर? जो किताब उन्होंने लिया था सिस्टेमा नेचुरी, इस किताब में उन्होंने सबसे पहले पब्लिश किया था अबाउट हिज फाइंडिंग्स ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। समझ में आया सर यहां तक? ठीक? इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक्चुअली है क्या, ये क्यों हमारा ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की इतना ज्यादा दरकार पड़ रहा है। ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि आपके व्हाट आर द रूल्स while writing a proper scientific name as per as the binomial nomenclature which was proposed by Carlos Linnaeus. So binomial nomenclature. स्टडी करने से पहले लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ अ साइंटिफिक नेम। किसी का साइंटिफिक नेम ले लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग अच्छी तरह विश्लेषण करते हुए आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सपोज लेट अस टेक द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। पता है क्या है? इट इज मैंजीफेरा इंडिका। क्या है सर? मैंजीफेरा इंडिका। क्लियर है? बहुत अजीबोगरीब नामकरण होता है। सबसे पहले ये बता दूं क्यों सर ऐसे ऐसे नाम होते हैं सर? क्यों हम लोग नॉर्मल जो नाम से बुलाते हैं वो सब नाम आपका मतलब एक्सक्लूसिवली यहां पर नहीं यूज होता है? उसका भी एक कारण है सर। ये जितने भी आप शब्द देख रहे हो यहां पर या जितने भी वर्ड्स साइंटिफिक नाम में आप पढ़ोगे, ऑल दोज वर्ड्स आर स्पेशली कमिंग फ्रॉम द लैटिन। ये सारे के सारे जो हम लोग वर्ड्स एक साइंटिफिक नेम के अंदर देखते हैं वो किससे आपका हम लोग लिया गया है? लैटिन। एंड व्हाई लैटिन सर? हम लोग कोई दूसरा लैंग्वेज भी तो ले सकते हैं। बिकॉज लैटिन इज कंसिडर्ड टू बी अ डेड लैंग्वेज राइट नाउ। आज के दिन की अगर बात करूं तो ये जो भी हम लोग शब्द लैटिन के देखते हैं उसका ना तो स्पेलिंग बदल सकता है, ना ही उसका कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि जैसा वो लैंग्वेज होके रखा हुआ है वैसे के वैसे ही पढ़ा हुआ है विदाउट नो एनी मॉडिफिकेशन, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी अ डेड लैंग्वेज। समझ में आया सर ये चीज? इसीलिए जो भी हम लोग एक यूनिवर्सल करने की कोशिश जैसे ही हम लोग करते हैं, जैसे साइंटिफिक ने एक्चुअली क्या है, हम लोग देखिए यहां पर सिर्फ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो कई सारे ट्राइब्स होते हैं और कई सारे स्टेट्स हैं जिनके अलग अपने अपने लैंग्वेजेस होते हैं। ठीक? तो द मोस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कोई ना कोई कॉमन नेम से हम लोग जानते हैं। तो एक्चुअली क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट करेगा सर, है कि नहीं? तो सर साइंटिफिक नेम एक यूनिवर्सल आपका एक्नॉलेज्ड नेम होता है जो ऑब्वियसली कोई संस्था दे रहा है बाय फॉलोइंग सर्टेन कोड्स।
ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या कोर्स किसके हिसाब से हम लोग नामकरण करेंगे वो तो देखेंगे ही देखेंगे। बट एक जब ये नामकरण हो जाएगा तब उस ऑर्गेनिज्म को अगर मैं एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर बात करूं तो जहां पर भी जाऊंगा अकॉर्डिंग टू द साइंस ऑफ बायोलॉजी दैट ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होगा वो यूनिवर्सली एक ही होगा। तो हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा सर। ठीक, कौन सा कंफ्यूजन? जो कॉमन नेम से होता है। तमिल में कुछ और बोला जाता है आम को। ठीक, तमिल में क्या बोला जाता है? मैं सुन रहा था शायद कहीं पर मपलम या ऐसा करके कुछ बोलता है। सोचिए आप, हम लोग जानते भी नहीं है कि नहीं? गुजराती में अंबा बोला जाता है। तो कई सारे आपके जो अलग अलग आपके नामकरण हम लोग जैसे आम बोलते हैं बिहारी में, बंगाली में आई एम फ्रॉम बंगाल, सो उसमें भी आपको हम लोग आम बोलते हैं। तो जनरली अलग अलग ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या? एज अ बायोलॉजिस्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द साइंटिफिक नेम। क्लियर है? और साइंटिफिक नेम में जो आपका नाम यूज हो रहा है उसमें आपका कौन सा जितने भी लेटर्स वगैरह होगा वो सारे के सारे क्या आएगा? वर्ड्स, दे विल बी लैटिन वर्ड्स। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट, तो पहला जो रूल होगा सर, उस रूल को हम लोगों को देखना है ना। फर्स्ट अपना जो रूल होगा दैट विल बी कि ये जो दो शब्द है, एक शब्द ये जो शब्द है दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी द जीनस नेम और जिसको हम लोग लिख सकते हैं जेनेरिक नेम। कोई दिक्कत? सिमिलरली जो अपना लास्ट नेम होगा इसको हम लोग ऑब्वियसली किसको डिनोट करेंगे? स्पीशीज, और ये हो जाएगा उसका उस ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक नेम। कोई दिक्कत है सर? यहां तक समझ में आया अच्छी तरह? क्लियर है? अब रूल क्या है अच्छी तरह सुनना। जीनस नेम जो होगा मतलब पहला जो आपका शब्द होगा उस पहला शब्द का जो पहला लेटर होगा सर, ये लेटर हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। तो दिस शुड बी द स्टार्टिंग ऑफ अ जेनेरिक नेम शुड ऑलवेज बी स्टार्टिंग विथ अ कैपिटल लेटर। क्लियर है? सिमिलरली द स्टार्टिंग ऑफ द स्पेसिफिक नेम शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ द स्मॉल लेटर। सर ये बहुत क्विक हो सकता है क्योंकि हम लोग ये सारा चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो तुरंत एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? आप साथ साथ एक बार देखते जाओ। तो क्या हुआ? जेनेरिक नेम का पहला जो शब्द है पहला लेटर आपका कैपिटल में हुआ, जो स्पेसिफिक नेम है उसका पहला शब्द जो है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। पहला रूल। रूल नंबर 2 कि ये जो स्पीशीज और आपका जीनस का जो नाम है दे शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। मार्क माई वर्ड्स, अंडरलाइन कैसा होगा सर? सेपरेटली अंडरलाइन। कई सारे बच्चे गलती किसमें करते हैं सर? आपको एग्जाम में कोई आपका साइंटिफिक नेम पूछा गया है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको साइंटिफिक नेम लिखना है, वहां पर आपने लिख दिया और तुरंत पूरा फॉलो कर लिए रूल्स, बट जो लाइन आपने ड्रॉ किए वो लाइन पूरा का पूरा ड्रॉ कर दिए। ठीक? एज ए एग्जामिनर I will be having each and every right to mark you wrong. Why? Because as a student of biology, you should know the basic of writing the rules of a scientific name. तो हम लोग अंडरलाइन जो करेंगे, कैसे अंडरलाइन करेंगे सर? जो जीनस और आपका स्पीशीज नेम है उसको अलग अलग बीच में आपको गैप छोड़ने की दरकार पड़ेगा। क्लियर है? जो थर्ड पॉइंट है, अब जब हम लोग लिख रहे हैं खुद, ठीक, आप कहीं पर सवाल आपके आ रहा है, आप उसको देख देख के खुद लिख रहे हो, तो जब लिखते हैं तब हम लोग उसको किसी भी, चाहे हम लोग इटैलिक्स में लिख सकते हैं, उसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से हम लोग लिखेंगे और लिखने के बाद अंडरलाइन करना होगा। क्लियर? तो जब हम लोग लिखेंगे सर व्हाइल राइटिंग, राइटिंग के अंदर हम लोगों को दो शब्द को अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा। क्लियर? अब सपोज करिए आप कहीं पर टाइप कर रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर आप टाइप कर रहे हैं। क्लियर है? तो वो क्या है? प्रिंट फॉर्म में जाएगा किसी के पास, जो उसको एक बुक में या आपका नेट के ऊपर पड़ेगा। तो नेट और बुक में हम लोग जो साइंटिफिक नेम्स देखते हैं उसके अंदर कोई अंडरलाइनिंग नहीं होता है सर, सबसे पहला,
है कि नहीं? बट उसके अंदर जो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम लोग उसको प्रिंटिंग के अंदर देते हैं तो प्रिंटिंग के लिए उसको रहना चाहिए इन इटैलिक्स फॉर्म। ठीक है, इटैलिक्स मतलब अगर इसी को मैं इटैलिक्स में लिख के दिखाऊं तो हो जाएगा आपका मैंजीफेरा इंडिका, है ना? तो आप जब आप पढ़ रहे हो तो सारे जो आपके सीधा लिखा हुआ था वो थोड़ा सा टिचा हो गया, मतलब दिस फॉर्मेट इज नोन एज राइटिंग इन इटैलिक्स। कोई दिक्कत सर? समझ में आया? बट हम लोगों को जब लिखेंगे तब हम लोगों को लिखना पड़ेगा ऐसे करके, और हमें सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। यहां पर कोई सेपरेट अंडरलाइन की आवश्यकता नहीं है सर। क्लियर है? और फाइनली एक आपका दूसरा जो रूल है कि कभी कभार देखना, जैसे मैंजीफेरा इंडिका है, मैंजीफेरा इंडिका के साथ साथ आपका कभी कभार एक तीसरा शब्द भी जुड़ जाता है, जो तीसरा शब्द ना तो अंडरलाइन होता है ना ही इटैलिक्स में उस हिसाब से कभी कभार लिखा होता भी है, बट ये जनरली आपका शॉर्ट फॉर्म होता है, एब्रिविएटेड फॉर्म होता है। सर ये क्या है ना? ये डिनोट करता है द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या किया था, जो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया है सर। क्लियर है? तो उनका शॉर्ट फॉर्म हम लोग कहना, जैसे ये कार्लोस लिनियस है जिसने ये मैंजीफेरा इंडिका का सबसे पहला आविष्कार किया था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उनके नाम को भी इसके साथ जोड़ देंगे एज अ शॉर्ट फॉर्म LINN। कोई दिक्कत है सर? क्लियर है? तो फटाफट देख लेते हैं। जीनस नेम पहला जो आपका लेटर होगा कैपिटल लेटर, स्पीशीज पहला जो लेटर होगा स्मॉल लेटर। क्लियर है? और जब हम लोग लिखेंगे तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। जब हम लोग प्रिंट मटेरियल के अंदर पढ़ेंगे, बुक के अंदर पढ़ते हैं, तो वो सारे के सारे इटैलिक्स में लिखा हुआ रहता है। क्लियर? एंड फाइनली अगर आपका साइंटिस्ट का नाम साथ में आपका जुड़ गया है इन शॉर्ट फॉर्म, मतलब क्या है? इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? समझ में आया सर? अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सिस्टमैटिक्स क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है और क्या जरूरत है इन सब चीजों को पढ़ने की। चलिए सर, शुरू करने से पहले टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं। मेरे दिमाग में आया था कि बाई चांस क्या जो भी ऑर्गेनिज्म है सबके क्या कुछ लैटिन वर्ड्स होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। कोई कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा भी हो जिसका कोई लैटिन वर्ड ही नहीं हो। ठीक, जैसे सपोज करिए आज अगर कोई आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में आविष्कार हो तो उसका लैटिन वर्ड क्या होगा? ठीक है ना? तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे ना, जो वर्ड्स होंगे उसको आइदर उसका कोई लैटिन अगर है तो वो लेंगे हम लोग, या उस वर्ड को हम लोग लैटिनाइज्ड करके और फिर नोमेनक्लेचर के अंदर इंक्लूड करेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं लूं तो दैट विल बी द बैनियन ट्री। ठीक, बैनियन ट्री का जो आपका साइंटिफिक नेम है दैट इज फाइकस बेंगालेंसिस। अब ये जो शब्द बेंगालेंसिस है सर, क्या आपको लगता है इट अ लैटिन वर्ड? एक्चुअली ऑब्वियसली नॉट। इसका मतलब क्या है ना, ये जो बैनियन ट्री इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द स्टेट ऑफ बंगाल 1000 years ago। क्लियर है? तो ये जो आपका बंगाल में आपका ये ट्री आविष्कार हुआ था उसके बाद अब मतलब सर साइंटिफिक नेम में उसका ओरिजिन वगैरह सब कुछ का पता चलता है। क्लियर है ना? तो ये जो बंगाल वर्ड है, दिस बेंगालेंसिस इज द लैटिनाइज्ड वर्ड ऑफ बंगाल। क्लियर है? समझ में आया? तो ये हो गया बेंगालेंसिस, तो और अभी कोई चेंज नहीं हो सकता है इसमें। समझ में आया? तो दिस विल बी अनदर एग्जांपल कि अगर सपोज करिए, जैसे सपोज अगर मैं बोलूं टैमारिंडस इंडिकस, ठीक, तो ये जो टैमारिंडस इंडिकस है किसका साइंटिफिक नेम है आपको पता है? ठीक, ये किसका होगा? टैमारिंड, मतलब जिसको हम लोग इमली भी बोलते हैं सर, है ना? क्लियर है? तो इस इमली का साइंटिफिक नेम क्या है? टैमारिंडस इंडिकस। क्लियर? तो दिस इज ऑल्सो अ नेटिव स्पीशीज विच वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन इंडिया। क्लियर है? तो यहां पर देखो ये जो इंडिकस है दिस इज एक्चुअली अ लैटिनाइज्ड वर्जन ऑफ द फॉर्मेशन दैट इज फ्रॉम इंडिया।
क्लियर है? और इसका जैसे लास्ट में हम लोग टैमरिंड डस्ट देख रहे हैं, तो इसीलिए इसका भी आपका यूएस से ही खत्म किया है आपका इंडिकस। तो जो जेंडर है उसके हिसाब से ही हम लोग इसका लैटिनाइज वर्जन पढ़ते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसी के साथ देखूं, जो पहले हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, मैंजीफेरा इंडिका, दिस इज ऑल्सो अ नेटिव फ्रॉम इंडिया, बट यहां पर हम लोग इंडिकस की है, तो इसमें हम लोग इंडिकस नहीं कर रहे हैं सर। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों स्पीशीज बिल्कुल अलग है। अगर मैं दोनों का स्पीशीज एक कर दूं, इसकी वजह अगर मैंजीफेरा इंडिकस कर दूं, उसका मतलब क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ दिस बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, जो कि नहीं है यहां पर। ठीक, तो देखिए साइंटिफिक नेम बनाने के टाइम में ये भी ध्यान में रखा गया था कि जैसे इसका आपका जेनेरिक नेम खत्म हो रहा है, ठीक उसी हुबहू में ही इसका आपका साइंटिफिक नेम का जो स्पेसिफिक वर्ड है वो भी खत्म कर दिया गया है। तो इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं मैंजीफेरा इंडिका एंड नॉट एज इंडिकस। समझ में आया सर ये वाला? ठीक है, तो ये तीन चीज थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। अब मूव करते हैं हम लोग दो शब्द के अंदर, दैट इज, एक तो हो जाएगा सिस्टेमैटिक्स और दूसरा हो जाएगा टैक्सोनॉमी। ठीक है, क्लियर है? टैक्सोनॉमी और आपके सिस्टमैटिक्स। सर ये होने से पहले मुझे एक छोटा सा चीज बताइए कि क्या जरूरत पड़ रहा है, व्हाई वाज दैट चैप्टर इन क्लास 9 एज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? इतने ज्यादा कुछ आपके टर्मिनोलॉजी, एक एनिमल किंगडम को पढ़ने के लिए हमारा पसीने छूट जाते हैं सर। पोरीफेरा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, आर्थ्रोपोडा, क्या क्या ना आपके नाम हम लोगों के सामने आता है, बट क्या जरूरत था इसको पढ़ने के लिए? सर मैंने जो प्रीवियस वीडियो मैंने दिया था उसके अंदर आपको बोला था कितने टोटल आपके स्पीशीज है ऑन अर्थ? कई मिलियंस में है सर। तो आपको खुद सोचो, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपके स्कूल में नया लाइब्रेरी हुआ है और लाइब्रेरी में बुक्स रखने के लिए कई सारे आपके पब्लिशर आपके स्कूल में विजिट करके गए हैं और सारे ही अपने अपने ट्रकों में भर के आपके लाइब्रेरी के लिए बुक्स लेके आए हैं। क्लियर? ठीक है, अब सारे जो भी आपके गोडाउन है वो सारे जो बुक्स है वो लाइब्रेरी के अंदर पहुंच गया है, सारा इधर उधर ऐसे करके आपका फैला पड़ा हुआ है। आपको बोला गया है टीचर ने कि सर आप जाइए लाइब्रेरी के अंदर और बायो का जो 11th का आपका बुक है, एक तो टेक्स्ट बुक लेके आइएगा एनसीईआरटी का, और उसके साथ साथ उसका जो अपना क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन बैंक भी लेके आइएगा। तो सर आप जाके तो आपका तो हालत टाइट हो जाएगा क्योंकि आपको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कहां पर क्या रखा हुआ है। आप एक एक चीज को थोड़ी उठा के देखो, वहां पे हजारों में बुक्स पड़े हुए हैं। आप अगर कोई एक डायरेक्शन नहीं है काम करने के लिए तो आपके पास तो पूरा का पूरा ही समुंदर, जिसके अंदर आपको एक एक चीज उठा के देखना पड़ेगा। तो सर अगर यही चीज मानी है, आप लाइब्रेरी के अंदर गए और वहां पर अलग अलग रैक्स के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट रखा हुआ है, आप उस सब्जेक्ट में गए जहां पे आपके बायोलॉजी का रैक रखा हुआ है, आप वहां पर जाके देखें कि हाँ कौन सा टेक्स्ट बुक है, कौन सा स्टडी मटेरियल है, कौन सा टेस्ट पेपर है, कौन सा रेफरेंस बुक है, तो क्या आपका काम जो है वो आसान हो गया सर? है कि नहीं? मतलब क्या है, लाइब्रेरियन का काम है कि जो भी बुक्स है उसको अलग अलग कैटेगरी में सबसे पहले रखने के लिए, फॉर जो स्टडी है वो आसान होने के लिए सर। वही कंसेप्ट अब लगाइए इसके अंदर जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते हैं। फ्रॉम अ स्मॉलेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा टू द लार्जेस्ट ऑफ द ऑफ द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट इज इफ आई टेक ब्लू व्हेल, ठीक, या द एलिफेंट, हम लोग, सो कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ने क्या संभव है किसी के पास? ऑब्वियसली नहीं है सर। तो इसीलिए हम लोग बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस हम लोग क्या करते हैं सर? ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप्स बनाते हैं और उसको छोटे छोटे हम लोग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? तो ऑब्वियसली कैटेगरी डिवाइड करना, मैं अपने हिसाब से कैटेगरी बनाऊंगा, कोई दूसरा दूसरे के हिसाब से कैटेगरी बनाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। जिस कारण एक सेट ऑफ लॉ बनाया गया है, कानून बनाया गया है, जिसके आधार पर ये सारे अरेंजमेंट चलेगा। ठीक है, तो वही चीज हम लोग पढ़ेंगे इन टैक्सोनॉमी। टैक्सस मतलब क्या बोला था मैंने? अरेंजमेंट, और नॉमी
का मतलब क्या है? लॉ. तो व्हाट डज टैक्सोनॉमी बेसिकली मीन्स? इट इज नथिंग बट द लॉ ऑफ अरेंजमेंट. जो भी अरेंजमेंट होगा वो एक लॉ के ऊपर आधार होगा, उसके हिसाब से हम लोग टैक्सोनॉमी को पढ़ेंगे. तुरंत हम लोग देख लेते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर 3 चीज आता है. सबसे पहला आएगा आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आएगा क्लासिफिकेशन और फाइनली आ जाएगा नोमेनक्लेचर. आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर. सर आइडेंटिफिकेशन क्या है? सपोज करिए एक नया प्लांट आया, डिस्कवर हुआ नया, ठीक, और आपके पास ऑलरेडी प्लांट को आप 4-5 कैटेगरी के प्लांट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है और इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको पता है. तो अब सपोज करिए एक नया टाइप ऑफ आपका प्लांट यहां पर फाइंड आउट हो. क्लियर? तो इसको देखते हुए, आइडेंटिफाई करते हुए आप इसके अलग अलग कैरेक्टर्स को देखेंगे. कौन से कैरेक्टर्स? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. सबसे पहले तो मॉर्फोलॉजी देखेंगे. स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये सारा चीज देखा जाएगा. मॉर्फोलॉजी देखने के बाद हम लोग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे. एनाटॉमिकल मतलब इसको अब काट के देखेंगे, इसके सेल्स कैसे हैं, इसके टिश्यूज कैसे हैं, और उस कैरेक्टर्स को हम लोग, ये जो हमें नोन कैरेक्टर्स है, इससे हम लोग एक एक करके मिला के देखेंगे कि किसके साथ इसका मैच हो रहा है कि नहीं. जिसके साथ ज्यादा मैच होगा मतलब क्या होगा? सपोज करिए बी के साथ सबसे ज्यादा मैच हो रहा है इसका, rather than A, C और D. तो ऑब्वियसली दिस प्लांट will be belonging to the category where the plant B exists. हाँ या ना? ठीक है. तो तब हम लोग इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज? आइडेंटिफिकेशन. इसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद इसको क्लासिफाई करके उस ग्रुप के अंदर डाल देंगे जिसके अंदर ऑलरेडी आपका प्री डिफाइंड कुछ कैरेक्टर्स है. समझ में आया ये चीज? क्लियर है सर? अब नेक्स्ट हो जाएगा मेरा क्लासिफिकेशन. किसके अंदर होगा, कौन इसके ऊपर रहेगा, कौन इसके नीचे रहेगा सर. ठीक, तो क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे. अभी याद करो क्लासिफिकेशन के अंदर ही आप लोग पढ़े थे द 5 किंगडम सिस्टम. तो इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए हम लोग एक हायरार्की पढ़ते हैं सर. याद करिए किंगडम, फाइलम, क्या क्लास, ऑर्डर, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे थे वो और क्या है? दे आर ऑल द डिफरेंट हायरार्कियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन. क्लियर? तो क्लासिफाई हो गया. मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन को लेके ही होगा. तो क्लासिफाई हो गया एंड फाइनली अब जब उसको पूरा अच्छी तरह पता चल गया कि हाँ इसके अंदर हो गया, इस ग्रुप के अंदर होगा, तो वी हैव टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक नेम फॉर नेमिंग दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सो दैट वर्ल्ड वाइड इट विल बी रिमेंबर्ड बाय द सेम नेम. क्लियर है? तो फाइनली वो हम लोग नोमेनक्लेचर कर लेंगे. कौन सा नोमेनक्लेचर हम लोग देखते हैं. काफी सारे साइंटिस्ट अलग अलग नोमेनक्लेचर लेके आए थे, बट सबसे मेन जो आपका हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, वो होता है द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. कौन दिया था? कार्लोस लिनियस ने. समझ में आया सर? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए सिस्टमैटिक्स क्या होता है ना. यहां पर हम लोग जो भी स्टडी कर रहे थे, हम लोग उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजिकल, ठीक, क्या क्या उसके आउटर स्ट्रक्चर देखने में जो विजिबल होते हैं कैरेक्टर्स, उसके स्टडी कर रहे थे. और उसको हम लोग एनाटॉमिकल मतलब जब उसको काट रहे थे अलग अलग करके, तो उसके टिश्यू सेक्शन कैसा है, उसके आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट सेल्स होंगे, क्या सेल्स का क्या फंक्शन है, तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे. कब? जब हम लोग टैक्सोनॉमी का स्टडी कर रहे थे. क्लियर? बट आफ्टर वी हैव क्लासिफाइड दिस ऑर्गेनिज्म, हम लोग जब सिस्टमैटिक्स देखते हैं तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द फाइलोजेनिक कैरेक्टर्स. सर पहले आपको लगेगा कि बहुत हार्ड वर्ड्स यूज हो रहे हैं, बट प्लीज घबराइए मत. एक एक चीज को बहुत सरल की तरीके से मैं इजीली एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा. ठीक, तो फाइलोजेनिक कैरेक्टर्स क्या है या फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स क्या है सर? ना सर, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका हम लोग एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे. अभी भी समझ में नहीं आया होगा सर वो किससे आया है इवॉल्व होके? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन था ना सर.
कौन से क्लास में? क्लास 10th में पढ़ के आए हो ना सर। वहां पर सोचो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन क्या क्या था। फॉसिल स्टडी करते थे हम लोग, डिफरेंट ऑर्गेन्स को हम लोग एनालॉगस होमोलॉगस करके हम लोग बातचीत करते थे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो भी ऑर्गेनिज्म का स्टडी करेंगे उसके साथ उसका एक एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी हमें पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? मतलब इस सिस्टमैटिक्स के अंदर हम लोग में भी पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंट इंटरैक्शंस which that particular organism is making with both the biotic world and the abiotic world. समझ में आया सर? सिस्टमैटिक्स एक ब्रॉड आपका ब्रांच ऑफ साइंस है which includes taxonomy, that is classification, identification, nomenclature, ये सारा कुछ इंक्लूड करके ये तो होगा ही होगा सिस्टमैटिक्स के अंदर। सिस्टमैटिक्स के अंदर टैक्सोनॉमिकल जो मैंने मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बोल रहा था स्टडी का, ये तो होगा ही होगा। साथ साथ जब मैं उसकी इंटरैक्शंस को पढ़ूंगा, उसके एवोल्यूशन कैसे करके हुआ है वो चीज हम लोग देखेंगे उस ऑर्गेनिज्म का। दैट ब्रांच ऑफ साइंस विल बी कमिंग अंडर सिस्टेमैटिक्स। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत है? क्लियर? तो यहां तक रखते हैं हम लोग। आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या कैसे करके हम लोग ये हायरार्की देखते हैं, व्हाट आर द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कैसे लिखेंगे हम लोग, और हम लोग नेक्स्ट फर्दर चले जाएंगे द टैक्सोनॉमिकल एड्स। हम लोग जो ये कैटेगरी पढ़ेंगे किस किस के आधार पर हम लोग ये चीज करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत अच्छी तरह देखना, 1-2 दिन में दूसरे वीडियो आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? टिल देन थैंक यू।